नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज़ पर। न्यायाधीश की नियुक्ति में संविधान का पालन न करने से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा। हिंदू संगठनों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को चेताया। प्रेस क्लब दिल्ली में आयोजित हिंदू संगठनों की प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा, धर्मरक्षक दारा सेना के अध्यक्ष मुकेश जैन, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह, ग्रामोदय फाउंडेशन के अध्यक्ष संजीव तिवारी ने संयुक्त संबोधन में पत्रकारों के सामने खुलासा किया कि दिनांक 8 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष को ज्ञापन भेजकर उनसे अनुरोध किया था कि वे सुनिश्चित करें कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में संविधान के अनुच्छेद 124 उपधारा 2 का पालन हो। संविधान के अनुच्छेद 124 उपधारा 2 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने महामहिम राष्ट्रपति और सरकार को चेताया कि कॉलेजियम द्वारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के संविधान का उल्लंघन करके की जा रही नियुक्ति के कारण जजों को संविधान और कानून उल्लंघन करने का लाइसेंस मिल रहा है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह ने बताया कि जजों की नियुक्ति में महामहिम राष्ट्रपति और सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 उपधारा 2 का पालन न किया जाना गंभीर मामला है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी परामर्श लेना है, जो कभी नहीं लिया गया। यही नहीं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श नहीं दे सकते, किंतु यहाँ तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही अपना उत्तराधिकारी मुख्य न्यायाधीश महामहिम राष्ट्रपति जी को बताकर उसे नियुक्त करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ए.पी. सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि वो इस मामले में 200 हमारे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुन्ना शर्मा जी, ग्रामोदय फाउंडेशन को चलाने वाले अध्यक्ष संजीव कुमार तिवारी और हमारे उपस्थित, आज विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको धर्म रक्षक श्री दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन जी तथा ग्रामोदय फाउंडेशन के संजीव कुमार तिवारी और पूरे देश में हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं को संगठित करने के लिए, उनके लिए कार्य करने वाली महासभा हिंदू महासभा के माध्यम से इस विषय को उठाया गया है। इसी तरह का विषय स्वामी ओम जी, जो दुनिया में नहीं है, उनके साथ याचिकाकर्ता, 2 याचिकाकर्ता थे, स्वामी ओम जी और मुकेश जैन जी। उन्होंने इंडिया पर केस डाला था। उस समय तत्कालीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी। 748/17 पिटीशन डाली थी। उसमें उन पर जो 10 लाख रुपये फाइन हुआ, उसको बाद में 5-5 लाख किया गया। और उसके बाद आज खुशखबरी की भी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 2/12/2012 को ये ऑर्डर, ये आदेश है, जिसको मैंने बाद में पैरवी की थी। पहली याचिका इनकी पिटीशन पर्सन थी, उसके बाद उसमें मैंने पैरवी की, उसके बाद पैरवी के बाद 10 लाख रुपये जुर्माना के बाद 5-5 लाख हुआ। और अब 2/12/22 को आज इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस साहब थे और उनके कंपेनियन जस्टिस पी. श्री नरसिम्हा जी ने इसको पूरी तरह से सारा जुर्माना ख़त्म कर दिया और इस एप्लीकेशन और इसको फर्दर प्रोसीडिंग क्लोज कर दी और फर्दर डायरेक्शन नहीं कुछ भी दिए गए और उसमें सारे क्लोज कर दिया गया है। ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है, धर्म की जीत है। तो इसलिए जो कॉलेजियम के खिलाफ ये जो आज की प्रेस वार्ता है, और हिंदी भाषा के, माननीय मोदी जी भी कहते हैं हिंदी भाषा होनी चाहिए। देश के राष्ट्रपिता रहे
महात्मा गांधी ने भी कहा, हिंदी भाषा दिल को छूती है और हिंदी भाषा का महत्व होना चाहिए। तो हिंदी भाषा में आदेशों के बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी हम वैश्विक मानसिकता, जो अंग्रेज हमें छोड़ के गए हैं, उस मानसिकता पर लगे हुए। किसी भी आप देश में जाएं, आप कहीं जाएं, उनकी अपनी भाषा है, वो अपनी भाषा के आधार पर ही सारा कार्य करते हैं और उसको पूरी तरह से चलाते हैं और उसको चलाना चाहिए। अपनी भाषा, अपने लोग, अपना देश। देश में रहते हुए ऐसा एहसास नहीं होता कोर्टों में कार्य करते हुए हम हिंदुस्तान या भारत में रह रहे हैं। अभी भी इंग्लिश की चल रही, और देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी कहा, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी कहा, भाषा होनी चाहिए ऐसी जो सर्वसुलभ हो। वो भाषा हिंदी है, जो समझ में आ सके, लोग अपनी बात अपने वकील से कह सकें और अपनी बात को सामने सुन सकें, अदालत की कार्रवाई को सुन सकें, याचिका को सुन सकें। कई जगह आता है कि पूछा जाता है गवाही में कि आप इंग्लिश जानते नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, इंग्लिश नहीं जानता हूँ, तो वो साइन करता है तो उसे कोर्ट के सामने बात आ जाती है सीधे कि इसने इंग्लिश में एफिडेविट है, इंग्लिश में प्रोसीडिंग है, तो इसे नहीं पता होगा। ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। इसलिए हिंदी भाषा को लेके जो हमारा ये आंदोलन है पूरी तरह से सही है, और इसको अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी देश के तमाम ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में लागू करके इसको करना चाहिए, जिससे ये हमारे हिंदुस्तान में बदलाव है। कोलिजियम की व्यवस्था वास्तव में न्यायप्रिय तो नहीं है, संवैधानिक है। किस तरह से है, संविधान हमारा कहता है। इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आदरणीय किरण रिजिजू जो हमारे माननीय लॉ मिनिस्टर हैं इस समय, और बहुत बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्तित्व हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं, नीचे से ऊपर तक आए हैं, उन्हें सारी चीज़ों का अनुभव है। तो कॉलेजियम की व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए, एग्जामिनेशन लॉ कमीशन के द्वारा हो, जिस तरह से हो, जैसे निचली अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती वैसे उच्चली अदालत में भी माननीय हाई कोर्ट्स और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उसी तरह से नियुक्ति हो सके, जिससे कि हमारे अंदर एक जो भावना पैदा होती है कि अपने ही व्यक्तियों की नियुक्ति होती है, उससे देश के वकीलों में, देश के न्यायाधीशों में और देश के कानून से संबंधित रखने वाले जो भी कानून में विषय से संबंधित रखते हैं, उनके लिए भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसा उनको दिखना भी चाहिए। मनुष्य को पवित्र रहना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, लेकिन पवित्र दिखना भी चाहिए। तो साफ स्वच्छ हमारी छवि बन सके, हमारे देश की न्यायपालिका की न्यायिक प्रक्रिया की छवि बन सके, ऐसी हम आशा करते हैं कि ये आवश्यक है और ये होना चाहिए। इस उद्देश्य से यहाँ ये जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं चल रही हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी चल रही हैं, और इसी बात को लेके जो ग्राम उदय फाउंडेशन संजीव कुमार तिवारी जी ने याचिका, पिटीशन इन पर्सन लगाई थी याचिका, लेकिन उसमें भी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो, अगर वो देश का नागरिक है, भारत में रहता है, उसमें लिखा जाता है हम भारत के नागरिक हैं, और वो याचिका लगाता है, अपनी बात रखता है, संविधान के अंतर्गत बात रखता है, तभी वो संविधान के अंतर्गत ही मैटर लिस्टेड होता है, सुनवाई के लिए चीफ साहब के पास जाता है। जब वो सुनते हैं उसके बाद उसकी बात को, उसकी याचिका को, जैसा कि हमें पता चला कि इन पर 1 लाख रुपए फाइन लगा दिया गया है, तो उचित नहीं है। इससे लोगों में मनोभाव मतलब डिमोरलाइज होंगे, लोगों में एक चेतना जो आनी चाहिए, लोगों में विश्वास जगना चाहिए, लोगों में भरोसा न्याय के प्रति पैदा होना चाहिए। क्योंकि क्या है, जब कोई छोटी सी छोटी बात कहीं होती है, झगड़ा होता है, तो आदमी कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। तो इसी बात को लेके, इसी आशय को लेके, इस आधार पर इन्होंने याचिका किया गया। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे, और ग्राम उदय फाउंडेशन क्योंकि सामाजिक संगठन है, सामाजिक व्यवस्था के लिए लड़ता रहा है सदैव, तो उन पर उस तरह, जैसे इस याचिका में हमारी जीत हुई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुकेश जैन पर और स्वामी ओम जी तो पर लगाया था 10-10 लाख का फाइन, वो पूरी तरह से फाइन खत्म हुआ, और उसमें कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं, कोई अगेंस्ट ऑर्डर नहीं, किसी तरह का कोई भी ऑर्डर, सभी पूरी तरह से ऑर्डर खत्म किए गए और उसको पूरी तरह से इन्हें क्लीन किया गया। अब इसी तरह से जो इनके ऊपर लगाए, हम वो चीज़ की भी दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात को लड़ाई करेंगे। कॉलेजियम हमारी व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति, नागरिक, इस देश का नागरिक, बौद्धिक नागरिक, जो ग्राम उदय फाउंडेशन के माध्यम से देश में काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, अपने देश को सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने के लिए काम कर रहा है, वही काम मोदी जी भी कर रहे हैं, वही काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं, वही काम देश की महामहिम राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, उनको तो करना चाहिए। जब उनको लगता है कि हमारे देश में, उन्होंने कहा, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत बड़ी भावनात्मक बात कही 26 नवंबर को, कि
हमें ऐसा पता है, हमारे यहाँ उड़ीसा में लोग मानते हैं कि 3 लोगों को, लॉयर, डॉक्टर और टीचर, इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान की तरह मानते हैं। तो उसी सिस्टम में लॉयर है, उसी सिस्टम में जुडिशरी है और उसी सिस्टम में हमारा प्रोसेस है। तो इस तरह से उनको भी ऐसा एहसास होना चाहिए। और जो व्यक्ति भी इस तरह से फाइन लगाना नहीं, ये तो सामाजिक कार्य है, समाज के लिए काम किया, जागरूक नागरिक का फर्ज अदा किया। एक जागरूक नागरिक बहुत जरूरी होता है। जागरूक नागरिक नहीं होगा तो देश के अधिकार और कर्तव्य के बीच फर्क कैसे पता चलेगा। देश में जितने अधिकार जरूरी हैं उतने ही कर्तव्य जरूरी हैं। और इसी आशय के साथ आज यहाँ आप लोगों को, और जो भी आपके सवाल होंगे वो करेंगे। और मेरा नाम मुकेश जैन है, धर्म रक्षक श्री द्वारा सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे बराबर में वकील KP सिंह साहब बैठे हुए हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील हैं और निर्भया कांड के कारण प्रसिद्ध भी हैं। उनके बराबर में श्री संजीव कुमार तिवारी बैठे हुए हैं, जो ग्राम उदय फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। आपको पीछे याद होगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका लगी थी चंद्रचूड़ साहब की नियुक्ति के खिलाफ, जिसमें इन्होंने, ये वो याचिका इनकी तरफ से लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने पूरा स्पष्ट पत्र रखा था कि सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के कानून का पालन नहीं कर रहा है, ना जजों की नियुक्ति में और ना ही राजभाषा जो कानून है भारत सरकार के उनका। इसमें इनके ऊपर इनकी याचिका को ना तो खुली अदालत में सुना गया। खुली अदालत संविधान में वो अदालत है 86 धारा 121 के तहत, जिसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है और इतने व्यक्ति समावेश हो सकते हैं जो उसके अंदर समावेश होते हैं। इनके साथी भी उसमें जाना चाहते थे किंतु उनको रोक दिया गया। और उसके बाद जो फैसला सुनाया गया, फैसले के बारे में भी खुली अदालत में फैसला सुनाने का प्रावधान है। इनका फैसला भी नेट पर लिख दिया गया और पता चला इनको कि इनके ऊपर 1 लाख जुर्माना का दंड इनको दंडित किया गया है। अब ये बेचारे गरीब हैं, कहाँ से जुर्माना लाएं। तो आप देखिए कि क्या चल रहा है देश में। कोई संविधान की बात कर रहा है, कोई भारत सरकार के कानून की बात कर रहा है, तो उस पर ये जज लोग जुर्माना लगाते हैं, दंडित करते हैं इनको, क्योंकि इनको कानून का पालन नहीं करना है। कानून का पालन करेंगे तो ना तो जेलों में इतने लोग होंगे जिनको लेकर हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में चिंता व्यक्त की थी, और ना ही जो इनका धंधा चल, गोरख धंधा चल रहा है, लोगों का अन्याय करना, जेल में डाल के अन्याय करना, वो गोरख धंधा का नहीं चल पाएगा। क्योंकि भारत सरकार का कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको जमानत देनी है। जो 7 साल से 10 साल से कम की सजा का अपराध किया है तो 2 महीने की जमानत देनी है, और यदि अपराध 10 साल से ज्यादा की सजा का है तो 3 महीने की जमानत देनी है। किंतु ये 30 साल तक 20 साल तक जेल में डाल के रखते हैं। वो उनका रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि जेल में मैं खुद जेल में रहा हूँ और जजों ने मुझे जानबूझकर जेल में डाला था, क्योंकि मैंने इनका कोलिजियम सिस्टम के ऊपर विवाद खड़ा किया था। और स्वामी ओम जी और हमने जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठाई तो हम पर उन्होंने 20 लाख का जुर्माना किया, 10 लाख का स्वामी ओम जी और 10 लाख का मेरे पर। हमने उस पर एक ही बात बोली थी, ये भारतीय संविधान है, इसका अनुच्छेद 124(2) है, जो साफ कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे वो इस विषय में परामर्श करना उपयुक्त समझे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। मतलब इनकी देखिए क्या हो रहा है देश में। यदि हमने कहा कि ये जो राष्ट्रपति को राय देगा, ये नहीं कि ऐरा गैरा नस्तु खैरा राष्ट्रपति को राय देना लगा, राष्ट्रपति तय करेगा किसकी राय लेनी है, कौन राय देने के लिए उपयुक्त है। और उसमें राष्ट्रपति को आदेश दिया गया संविधान में कि वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए। और उसमें साफ लिखा गया है इस अनुच्छेद में, किंतु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सदैव मुख्य न्यायाधीश की राय ली जाएगी। मुख्य न्यायाधीश को राय देने का भी अधिकार नहीं है कि कौन मुख्य न्यायाधीश ने, किंतु हमारे मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेर कहते हैं दीपक मिश्रा जी को नियुक्त करें, दीपक मिश्रा जी कहते हैं कि इसको नियुक्त किया जाए। मतलब वो तय करते हैं मुख्य न्यायाधीश किसको चुनना है, और राष्ट्रपति जी को एक ही नाम भेजते हैं प्रस्तावित, और कहते हैं कि इस नाम को मानने के लिए आप बाध्य हैं। इनकी मतलब हट धर्मिता देखो कि क्या चल रहा है देश में। मुझको आप जानते हैं, मैं दारा सिंह के लिए बहुत लड़ाई की, और आतंकवादी जितनी भी संधियां हैं उन सबके खिलाफ मैं खड़ा रहा।
मैं एक IIT इंजीनियर हूँ, उसके बावजूद भी मैं इन देश के दुश्मनों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहा और संघर्ष करते करते मैं समझ गया कि इनके माई बाप बैठे कहाँ हैं। इनके माई बाप वो बैठे हैं जो ऐसे आतंकवादियों को मिनटों में जमानत देते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश में महाराष्ट्र पुलिस ने, हमारे बीच में मुन्ना कुमार शर्मा जी आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में महाराष्ट्र पुलिस ने गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया, आनंद तेल तुबे को गिरफ्तार किया, सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया, वरवरा राव को गिरफ्तार किया। ऐसे 5-7 जब आतंकवादी गिरफ्तार किया, आप देखिए देश में चल क्या रहा है। सुबह 6 बजे गिरफ्तारी की जाती है, 10:30 बजे देश के 3 उच्च न्यायालय उनकी जमानत याचिका सुनवाई कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। हाई कोर्ट में भी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। 3:30 बजे प्रशांत भूषण नाम का एक देशद्रोही वकील जो नक्सल आतंकवादी वाले काम करता है, वो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाता है। 4 बजे सुनवाई और 5 बजे दीपक मिश्रा साहब उन आतंकवादियों को पुलिस अभिरक्षा से छोड़ने का आदेश देते हैं जो प्रधानमंत्री को मारने चले। हम काम करते करते समझ गए कि इन आतंकवादियों के जो रहनुमा बैठे हैं, इनके माई बाप बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। तभी स्वामी ओम जी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वो आने वाले कल को समझ जाते थे कि कहाँ चल रहा है। तभी उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में इन जजों की नियुक्ति के, दीपक मिश्रा की नियुक्ति को याचिका लगाई और उन्होंने पूरा पक्ष रखा। वहां पर कम से कम 500 वकील स्वामी ओम जी हमको सुन रहे थे, सारी बात संविधान की रखी। जब कहा कि उन्होंने स्वामी ओम जी ने और हमने कहा कि ये संविधान कहता है, भारत का ये संविधान है, ये कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश सलाह नहीं दे सकता। और आप कहते हैं मेरा उत्तराधिकारी दीपक मिश्रा, इसको जज बनाया जाए, आपको तो सलाह देने का संविधान अधिकार। तो वो जगदीश सिंह खेर साहब बोलते हैं ये सलाह हमने मुख्य न्यायाधीश के नाते नहीं दी है, ये न्यायाधीश है उसके नाते दी है। मतलब क्या गुंडागर्दी चल रही है, क्या बेहियापन चल रहा है, क्या बेशर्मी चल रही है, क्या मक्कारी चल रही है, आप देखिए। और ये सिर्फ मक्कारी इसलिए चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और जो आतंकवादी नक्सली आतंकवादियों के रहनुमा हैं, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनके आदमी बैठ रहे हैं जो आतंकवादियों को तुरंत जमानत दे। रात के 3 बजे दीपक मिश्रा साहब याकूब मिलन के लिए कोर्ट खोलते हैं। मतलब ये आतंकवादियों को परिचय देने के लिए ही ये हकदर्मिता चल रही है। अभी हमारे किरण रिजिजू साहब हैं, कानून मंत्री है, वो कोलेजियम के खिलाफ काफी मुखर हुए हैं और उन्होंने कहा है कि कोलेजियम का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है और ऐसे असंवैधानिक व्यवस्था को, कोलेजियम को चलाना ये शोभा नहीं देता जजों को। किंतु कोई बेशर्मी चल रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है इस देश के जजों से, आपने इस देश के संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है, राष्ट्रपति के सामने शपथ ली है, आप इस शपथ को तोड़ नहीं सकते, आपको कोई हक नहीं है। और यदि आपको इस शपथ को तोड़ना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लाभदार हो, आपको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। इनकी मतलब बस इस तरह की ये गुंडागर्दी चल रही है। कोलेजियम का ना संविधान में उल्लेख है, जज प्रधानमंत्री से लेकर कानून मंत्री से लेकर पूरा देश आज समझ चुका है कि कोलेजियम के द्वारा उन जजों की भर्ती की जा रही है जो आतंकवादियों को परिचय दे रहे हैं। एक बात और बता रहा हूं आपको, अभी 4-5 साल पहले घटना है, सुप्रीम कोर्ट ने 51 जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम के द्वारा सरकार से सिफारिश की। सरकार ने उनमें से 37 जजों की नियुक्ति को यह कह के ठुकरा दिया, वापस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को कि इनकी नियुक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये सरकार का बयान है, आपको नेट पर मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। मतलब आप देखिए कि 51 जजों की नियुक्ति की सिफारिश कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हमारे महामहिम सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति। और उनमें से 37 जज कौन है? जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और हम इस बात को उठा रहे थे लगातार, इस बात को हम लगातार उठा रहे थे। मेरी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में पड़ी हुई थी जजों की नियुक्ति को लेकर, हम पर 20 लाख का जुर्माना किया, हम उसके बाद भी घबराए नहीं, हमने याचिका लगाई तो तारीख उस पर मतलब डिफेक्ट पे डिफेक्ट, उस पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। दिवाली के पटाखों को याचिका लगाई हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशिक जी, चंद्र प्रकाश कौशिक जी ने, तो उसको भी डिफेक्ट पर डिफेक्ट लगाना है। जबकि उसमें लिखा था, ये कोरोना से पहले की बात है, 2017 की बात है, 2017-18 की बात है, उस याचिका में लिखा था कि दिवाली के पटाखों में जीवाणुनाशक गंधक होती है
जो बड़ी से बड़ी महामारी को भी हमारी सुरक्षा करती है। और कुछ लोग 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश रच रहे हैं। इसी के तहत दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, किंतु उसको सुनने को तैयार नहीं, उसको नहीं सुनेंगे। कोई देशद्रोही ताकतें आएंगे, सियाही फंडी वाले ताकतें आएंगे, वो कहेंगे दिवाली के पटाखों पर रोक लगाओ, तो ये तैयार बैठे हैं। जबकि ये प्रदूषण विभाग के आंकड़े हैं कि दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये सब बातें थी। इन सब बातों को लेकर जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए हैं और उनको पता चल गया कोई मजबूत व्यक्ति स्वामी ओम जी और मुकेश जैन तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो जब इन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई तो मेरे मोबाइल से एक संदेश गया। पुलिस का कहना है कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर उसको जूते मारने चलना है। जूते मारने गए नहीं, जूता मारा नहीं। मेरे घर को 10 पुलिस के जवानों ने घेर लिया। मैं समझ गया देश में अन्याय है। मैं पुलिस सुरक्षा के लिए किसी ऐसे स्थान पर चला गया जहां पुलिस ना पहुंच सके। 4-5 दिन में जब 10 के 10 पुलिस वाले मुझको नहीं खोज पाए, मोबाइल मैंने बंद कर दिया था अपने। तो उसके बाद एक हमारे जयवान गौर जी है, उनको सामने पुलिस वाले गिरदार लगे कि मुकेश जैन को हाजिर करो और हमको इसको बड़ा कोई अपराध नहीं है, उसको थाने की जमानत दे देंगे। और मैं साउथ एवेन्यू थाने में पेश हुआ और वहाँ मुझे थाने की जमानत मिल गई। किस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जूते मारने का आह्वान करने का मैसेज मेरे व्हाट्सएप से गया था। मैं निश्चित होकर बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था कि हिंदुस्तान का कानून है किसी एक अपराध में एक से अधिक मुकदमे दर्ज नहीं कर सकता। किंतु 10 दिन बाद ही पुलिस मेरे घर आई और मुझको गिरफ्तार करके ले गई। और इस एक अपराध में मेरे ऊपर 4 मुकदमे चले गए। कौन चला रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे साहब। एक अपराध में 4 मुकदमे दिए जा रहे हैं। जूता मारा नहीं गया, जबकि उड़ीसा कोई क्षेत्र नहीं है अधिकारिता का उनकी, किंतु उड़ीसा मुकदमे चले जा रहे हैं। मुझे बालेश्वर जेल में जाके छूट दिया। वहां मेरे बेटे ने एक दिन सूचना दी मुझे कि मेरा प्यारा कुत्ता शेरू मर गया। तो जेल में कहा कि जैन साहब आपके ऊपर तो जान का संकट है। तब मैंने जब सिलसिलेवार जोड़ा तो मुझे गिरफ्तार करने उड़ीसा के 8 पुलिस के जवान आए थे। और वो 8 के 8 पुलिस के जवान दिल्ली हवाई अड्डे पर मुझे इधर बीच में छोड़कर इधर उधर तितर बितर हो गए। मेरे ऊपर गाली देने के ऊपर आजीवन कारावास की 6 धारा लगाई गई है। जब सब इनको जोड़ा तो तब मैंने पाया कि ये पुलिस के जवान जो छोड़ के भागे, कि मुकेश जैन भागे, हम इसको गोली मारे। इनका मकसद यही था कि मुझे गोली मार दे, क्योंकि सीआरपीसी में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति यदि पुलिस ऑफिसर से भागता है उसको पुलिस गोली नहीं मार सकती। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई ऐसा संगीन मुकदमा दर्ज ना हो जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी जा सके। मतलब आप देखिए गाली, मतलब कितनी पुरानी से खेल खेला गया है। और कौन खेल रहे हैं? शरद अरविंद बोबडे, दीपक मिश्रा। किसने खेल रहे हैं? क्योंकि मैं नक्सली आतंकवादियों का ये गैंग जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ लड़ रहा हूं। इस देश में जो कुछ हो रहा है, आज जितना आतंकवाद पनप रहा है, उसके पीछे ये सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं। आप देखिए, ये प्रशांत भूषण क्या याचिका लगा नोटबंदी के ऊपर। नोटबंदी को 6 साल गुजर गए, नोटबंदी की समीक्षा कर रहे हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी, जारी की थी, तो उन्होंने साफ कहा था, उसके 4 कारण बताए थे। पहला कारण भ्रष्टाचार उन्मूलन, दूसरा कारण कालेधन की समाप्ति, तीसरा कारण बताया था नक्सली आतंकवाद का खात्मा, और चौथा कारण था नकली नोट पर लगाम। ये सब 3 कारण सजा दी थी। एक ही कारण था, नक्सली आतंकवादियों पर लगाम। और इसके कारण क्योंकि हमने और स्वामी ओम जी ने सरकार को समझाया था कि यदि आतंकवाद का खात्मा करना है तो उसका सबसे सरल तरीका यह है कि उनका को आर्थिक रूप से बर्बाद करो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात को मानकर नक्सली आतंकवादियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए नोटबंदी की। किंतु सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये तो आतंकवादियों के लिए खुला भंडार है, इनको ये हजम नहीं हो रहा है, प्रशांत भूषण को हजम नहीं हो रहा है। इसलिए नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सरकार से फाइलें मंगाई जा रही हैं। कारण बताओ आपने नोटबंदी? अरे कारण बता तो दिया प्रधानमंत्री ने कि नक्सली आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए ही नोटबंदी की है। मतलब ये चाहते हैं कि कल कोई दूसरी सरकार यदि नोटबंदी करती है तो उसको 10 बार सोचना पड़े, क्योंकि नोटबंदी से आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है। उनके जो पैसा था, करोड़ों अरबों रुपया जो इंग्लैंड से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, वो सारा पैसा जीरो हो गया था। इसीलिए ये सब लोग परेशान है। मेरा यही कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है।
ना तो ये संविधान को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना भारत सरकार के कानून का राज चल रहा है। एक गुंडागर्दी चल रही है, एक मक्कारी चल रही है, एक संविधान के खिलाफ साजिश चल रही है। और जब तक इस साजिश का खात्मा नहीं होगा तब तक सर्वोच्च न्यायालय से किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, यही बात हमारे रंजन कुमार गोगोई साहब ने बोली है कि सुप्रीम कोर्ट को आधा दर्जन ऐसे लोगों के गैंग ने घिरा हुआ है जो जजों को फिरौती देते हैं और अपने पक्ष में मनमाने फैसले लिखवाते हैं। तो एक तरह की ये साजिश जो चल रही है, देशद्रोह के पक्ष में फैसला देने की साजिश चल रही है, इस साजिश को नेस्तनाबूद करने का एक ही उपाय है कि महामहिम राष्ट्रपति जी, आप विद्युषी हैं, कानून भी जानती है और कानून इतना कमजोर नहीं है, उसको तो 8वीं 10वीं बच्चे का बच्चा भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। और जो लोग नेता हैं वो उनको कानून की ज्यादा समझ है, क्योंकि वो कानून बनाते हैं। वकीलों और जजों को इतनी समझ नहीं है जितनी समझ कानून के बनाने वालों को है। और कानून में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी के ऐसे न्यायाधीशों को परामर्श देगी, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, जिनको जजों की नियुक्ति करने के लिए वो परामर्श देने के लिए उपयुक्त समझती है। इस कानून का सरासर सुप्रीम कोर्ट के जज अवहेलना कर रहे हैं, राष्ट्रपति के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, अपनी मनमर्जी जता रहे हैं। कोई कोलेजियम के खिलाफ बोलता है, नहीं कोलेजियम तो हमारा, आज के अखबार में खबर आई है कि वो कह रहे कोलेजियम तो कानून है। अरे कानून ये है, कोलेजियम तुम्हारा कानून है, तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है, तुम्हारे बाप का राज नहीं चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, तुम इस कानून से बंधे हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने 3 साल पहले जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150वीं जयंती मनाई गई तो उसमें कहा था कि कानून शासकों का भी शासक है। किंतु हमारे जज साहब कहते हैं कि कानून हम है, हमारे 2 और 2 5 कहते तो 2 और 2 5 है, 4 नहीं है। मतलब ये एक मक्कारी चल रही है और सिर्फ किस लिए, ताकि आतंकवादियों का पोषण हो, देशद्रोहियों का पोषण हो, नक्सली आतंकवादियों का जो राज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो राज खत्म ना हो। एक नक्सली आतंकवादी आता है, दूसरे को हाथ पकड़ा के चला जाता है, आपने केजरीवाल का नाम सुना होगा। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो कपाड़िया साहब है उन्होंने बोला था कि ये भ्रष्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि ये भ्रष्ट है और सरकार चाहे तो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। अरे तुम्हारे न्यायालय में एक जज जो मुख्य न्यायाधीश रहा है वो भ्रष्ट है, तुम क्यों इसके खिलाफ मुकदमा शुरू कराते हो? किंतु नहीं, क्योंकि वो उनका साथी है और वही जज इन भ्रष्टाचारियों जजों को बना देता है, हाथ पकड़ा के जाता है, इसको बाद जज बनाया जाए, इसके बाद जज बनाया जाए, इसके बाद जज बनाया जाए। और जब टंडन साहब जैसे कोई न्यायाधीश कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 31 में से 24 जज भ्रष्ट हैं, तो वो तिलमिला जाते हैं और टंडन साहब को 6 महीने जेल भेज देते हैं। मुझे 14 महीने जेल भेजे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जजों की नियुक्ति का विरोध कर रहा हूँ। इस देश में कानून का राज करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के बारे में 24/11/98 को महामहिम राष्ट्रपति जी का आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदी में याचिका स्वीकार करेगा, हिंदी में जो फैसला हिंदी में फैसले देगा और जो फैसला हिंदी में दिया गया उसका अंग्रेजी अनुवाद देगा और जो फैसला अंग्रेजी में दिया गया उसका हिंदी अनुवाद देगा। किंतु ये किसी कानून को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का 100% काम, क्योंकि वो हिंदी भाषी कई क्षेत्र में है, हिंदी में करने का आदेश दिया गया है, 0% काम हिंदी में करते हैं। ये याचिका में ये सब बातें संजीव कुमार तिवारी ने लिखी थी, जिस पर इन पर 1 लाख जुर्माना लगा दिया गया। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।